एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 12 के आरओ अध्याय हरिवंश राय बच्चन को शांति से, गहराई से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, इसलिए लगभग 30 से 60 मिनट का समय साथ रखिए। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। अगर नोटबुक पास हो तो बहुत अच्छा, लेकिन आप इसे आराम से सुनते हुए भी रिवाइज कर सकते हैं। जयपुर की छात्रा अनन्या ने एक बार कहा था कि उसे बच्चन की कविता सुंदर तो लगती है, पर विरोधी भावों का अर्थ समझ नहीं आता। आज हम उसी कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। हम जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, मधुशाला और हालावादी दर्शन, आत्म परिचय के केंद्रीय भाव, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स करेंगे। और सुनते समय एक छोटी सी बात याद रखो, हमारा लक्ष्य केवल फैक्ट्स जमा करना नहीं है, हर विचार के पीछे का संबंध पकड़ना है, ताकि अगर प्रश्न परिचय पर आए, काव्य शैली पर आए या आत्म परिचय के भाव पर आए तो तुम अपने शब्दों में उत्तर बना सको। एक सेकंड पॉज करके सोचो, बच्चन का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले कौन सी रचना आती है? अच्छा, अब हमारे पूरे एपिसोड का नक्शा बना लेते हैं। पहले हम बच्चन के जीवन और कार्यक्षेत्र को रखेंगे, फिर उनकी कविता की भाषा और संवेदनात्मक गेय शैली समझेंगे। उसके बाद प्रमुख रचनाओं को अलग अलग साहित्यिक रूपों में देखेंगे, फिर सामाजिक दृष्टिकोण, मधुशाला से जुड़ा हालावादी दर्शन और अंत में आत्म परिचय कविता का गहन भावार्थ करेंगे। और हर बड़े हिस्से के बाद मैं तुम्हें छोटा रिकॉल चेक दूंगी। कभी तुमसे कोई डेफिनेशन जैसी बात पूछूंगी, कभी दो भावों का संबंध, और कभी यह कि एग्जाम आंसर में कौन सा कीवर्ड जरूर आना चाहिए। अगर उत्तर तुरंत न आए कोई बात नहीं, पहले मन में उत्तर बनाओ, फिर हमारी एक्सप्लेनेशन से मिलाओ। चलो परिचय से शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ और उनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। ये दो डेट्स और दो स्थान सीधे सीधे जीवन परिचय वाले उत्तर में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन केवल जन्म और निधन याद कर लेना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना है कि वे किस तरह के कवि और साहित्यकार थे। तो स्टूडेंट अगर लिखे कि बच्चन केवल कवि थे, क्या वह अधूरा उत्तर होगा? हाँ, वह अधूरा होगा। उनका कवि रूप सबसे अधिक विख्यात है, लेकिन उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी और आत्मकथा भी लिखी। उन्होंने अनुवाद का काम भी किया, इसलिए परिचय में उन्हें बहुआयामी साहित्यकार कहना उचित है। और फिर उनके सबसे प्रसिद्ध कवि रूप पर विस्तार करना चाहिए। उनके कार्यक्षेत्र की टाइमलाइन भी ध्यान देने लायक है। 1942 से 1952 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे और बाद में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कार्य किया। तुम इसे 3 पड़ावों में याद कर सकते हो: विश्वविद्यालय, आकाशवाणी और विदेश मंत्रालय। एग्जाम पॉइंट, टाइमलाइन को केवल लिस्ट की तरह न लिखो। इससे यह भी दिखता है कि बच्चन का संबंध शिक्षा, साहित्यिक प्रसारण और हिंदी के प्रशासनिक उपयोग तीनों से था। उनके पूरे वाङ्मय का प्रकाशन बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में हुआ। ये तथ्य उनके व्यापक साहित्यिक योगदान का संकेत देता है। अब छोटा चेक, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई और बच्चन का निधन किस शहर में हुआ? मन में 2 उत्तर बोलो। उत्तर है 10 खंड और निधन मुंबई में। देखो, एक्टिव रिकॉल का फायदा यही है कि तुम जानकारी को सिर्फ पढ़ते नहीं, वापस निकालने की कोशिश करते हो। यही कोशिश बाद में आंसर राइटिंग को मजबूत बनाती है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो बच्चन की लोकप्रियता समझने की चाबी है। उनकी कविता की भाषा कैसी थी? सोर्स में साफ बताया गया है कि उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी, सादी और जीवंत भाषा अपनाई। इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी कविता में गहराई नहीं थी, गहराई थी, पर अभिव्यक्ति पाठक से। बहुत सही क्लैरिफिकेशन। सरल भाषा और सरल विचार एक ही बात नहीं होते। बच्चन के यहाँ भाषा सहज है, लेकिन उसमें जीवन, समाज, प्रेम, संघर्ष और आत्मबोध जैसे गहरे अनुभव आते हैं। इसलिए आंसर में सीधी सादी भाषा के साथ जीवंतता और गहराई दोनों का उल्लेख करना चाहिए। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, भाषा सरल है, भाव संसार गहन है। और उनकी शैली में संवेदनात्मक गेयता भी है। गेयता का संबंध ऐसी अभिव्यक्ति से है जिसमें भाव, लय और गीतात्मकता के साथ सामने आते हैं। संवेदनात्मक गेय शैली का मतलब है कि भाव केवल बताए नहीं जाते,
वे अनुभव भी कराए जाते हैं। इसीलिए उनकी कविताएं जन सामान्य के अंतर्मन। उनकी लोकप्रियता का दूसरा आधार व्यक्तिगत अनुभवों की ईमानदार अभिव्यक्ति है। व्यक्तिगत जीवन में घटने वाली घटनाओं की सहज अनुभूति को उन्होंने कविता का रूप दिया। यहाँ ध्यान दो, व्यक्तिगत अनुभव का अर्थ केवल निजी दुख लिख देना नहीं है। जब निजी अनुभूति व्यापक मानवीय संवेदना से जुड़ती है, तब पाठक उसमें अपना जीवन भी पहचान पाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बच्चन की कविता व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी? बिल्कुल, उनकी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाएं हैं, पर वे समाज और समय से कटकर नहीं रहती। सोर्स में जीवन के संघर्ष, प्रेम और समाज से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख है। इसलिए उनकी कविता का मैं अकेला बंद कमरा नहीं, बल्कि अपने परिवेश से लगातार संवाद करता हुआ व्यक्ति है। कॉमन कंफ्यूजन ये है कि छायावाद की लाक्षणिक वक्रता को कठिन भाषा कहकर बात खत्म कर दी जाए। यहाँ हमें तुलना का केवल वही हिस्सा लेना है जो सोर्स में दिया गया है। बच्चन ने उसके बजाय सीधी सादी, जीवंत और संवेदनात्मक गेय शैली में अपनी बात कही। बस इसी कॉन्ट्रास्ट को सुरक्षित रखो। अब तक हम पहला मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। बच्चन की ताकत केवल विषयों में नहीं, अभिव्यक्ति के ढंग में भी है। सरलता, जीवंतता, गेयता और ईमानदार अनुभूति, ये चार कीवर्ड्स तुम्हारे उत्तर का ढांचा बना सकते हैं। अब उनकी प्रमुख रचनाओं की ओर चलते हैं। सबसे पहले काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां। पहली कैटेगरी है काव्य संग्रह। मधुशाला का प्रकाशन 1935 में और मधुबाला तथा मधुकलश का प्रकाशन 1938 में हुआ। अन्य काव्य संग्रहों के नाम भी अध्याय की पहचान का हिस्सा है। अगर प्रश्न प्रमुख रचनाओं पर हो, तो केवल एक प्रसिद्ध नाम लिखने के बजाय 2 या 3 काव्य संग्रहों के साथ अन्य साहित्यिक रूप भी जोड़ना बेहतर होगा। दूसरी कैटेगरी आत्मकथा की है। क्या तुम नाम पहचान पा रहे हो? क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक। दशद्वार से सोपान तक आत्मकथा के 4 खंडों से जुड़ी रचना के रूप में दी गई। तीसरी कैटेगरी में अनुवाद और डायरी आते हैं। हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ अनुवादों से जुड़े हैं, जबकि प्रवासी की डायरी के रूप में दी गई है। ये वर्गीकरण एग्जाम में बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे तुम्हारा उत्तर बिखरी हुई लिस्ट नहीं, व्यवस्थित जानकारी बन जाता है। एक क्विक रिकॉल। मधुशाला, क्या भूलूं, क्या याद करूं और प्रवासी की डायरी, इन तीनों को क्रमशः किस साहित्यिक रूप से जोड़ोगे? मधुशाला काव्य संग्रह है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक लेखन से जुड़ी है, और प्रवासी की डायरी है। याद रखने का तरीका है नाम नहीं, रूप के साथ याद करना। कवि की व्यापकता इसी से दिखती है कि वह कविता के साथ आत्मकथा, अनुवाद और डायरी में भी सक्रिय रहे। अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण। बच्चन ने दोनों महायुद्धों के बीच के मध्यवर्ग के विक्षुब्ध और विकल मन को वाणी दी। यहाँ मध्यवर्गीय मन की बेचैनी, अस्थिरता और भीतर की परेशानी को समझना जरूरी है। यह केवल निजी मूड नहीं, अपने समय से। साथ ही उनकी कविताओं में स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक विषमता और मानवता की आवश्यकताओं जैसे समय संबंधी मुद्दों का उल्लेख मिलता है। इसलिए बच्चन को केवल प्रेम या व्यक्तिगत भावनाओं का कवि मानना सीमित दृष्टि होगी। उनका लेखन निजी अनुभव को व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बच्चन ने मध्यवर्गीय मन को क्या दिया, तो उत्तर होगा कि उन्होंने उसके विक्षुब्ध और विकल मन को वाणी दी। लेकिन इसे एक्सप्लेन भी करना है। उनकी सरल, जीवंत और संवेदनात्मक शैली ने उस मन की अनुभूतियों को पाठकों तक पहुंचाया। बिल्कुल। और एक सावधानी सोर्स हमें उनकी युगबोध संबंधी कविताओं के कम मूल्यांकन की बात भी बताता है। इसे ऐसे लिखना चाहिए कि उनकी बात की युगबोध संबंधी कविताओं का मूल्यांकन अपेक्षाकृत कम हुआ है। इसे ये कहकर न बदल देना कि उनका सामाजिक लेखन महत्वहीन था। दो बातें अलग हैं। अब तक का छोटा रिकैप। बच्चन की कविता में निजी अनुभूति, सामाजिक संवेदना और समय बोध साथ चलते हैं। उनकी लोकप्रियता का आधार केवल विषय नहीं, बल्कि उस विषय को ईमानदारी से, सीधे और गीतात्मक ढंग से कहना है।
अब हम उस विचार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसके बिना मधुशाला को समझना कठिन होगा। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का मस्तानापन बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला, में अर्थ विस्तार पाता है। यहाँ शराब के शब्दों को केवल वास्तविक पेय के अर्थ में पढ़ना चैप्टर की केंद्रीय व्याख्या को छोटा कर देगा। तो फिर इन प्रतीकों का अर्थ कैसे समझें? सोर्स में जीवन को मधुकलश, दुनिया को मधुशाला, कल्पना को साकी और कविता को प्याला कहा गया है। कविता उस प्याले की तरह है जिसमें जीवन को ढालकर पाठक को पिलाया जाता है। यह प्रतीकात्मक व्यवस्था जीवन को अनुभव करने का एक दर्शन बनाती है। इसे स्टेप बाय स्टेप देखो। जीवन मधुकलश है, यानी जीवन में अनुभवों का रस भरा है। दुनिया मधुशाला है, यानी मनुष्य का पूरा जीवन संसार एक साझा अनुभव स्थल है। कल्पना साकी है, जो अनुभव को रूप देती है। कविता प्याला है, जिसके माध्यम से कवि जीवन का अनुभव पाठक तक पहुंचाता है। और इसलिए कहा गया है कि कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। इसका भाव है कि कविता जीवन को दूर से देखने की चीज नहीं, बल्कि उसे महसूस करने और आत्मसात करने का माध्यम है। क्या तुम्हें यहाँ बच्चन की कविता और पाठक के बीच का संबंध दिखाई दे रहा है? हाँ, कविता पाठक को जीवन का अनुभव चखाती है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरना और कड़वे खट्टे अनुभवों को भी सहज भाव से स्वीकार करना अंततः सौंदर्य बोध विकसित करता है। इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहा गया है। एग्जाम पॉइंट। हालावाद का अर्थ केवल मदिरा का वर्णन नहीं, जीवन के विविध अनुभवों को स्वीकार करने का दृष्टिकोण है। यह कॉमन मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लिखे कि मधुशाला केवल शराब पीने का समर्थन करती है, तो वह प्रतीकात्मक अर्थ छोड़ रहा है। सही दिशा यह है कि मधु, मधुकलश, साकी और प्याला जीवन, कल्पना और कविता के प्रतीकात्मक। और इसी से बच्चन का सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण भी जुड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव और चुनौतियां स्वाभाविक है। कड़वा खट्टा भी स्वीकार करने की बात पलायन नहीं, बल्कि अनुभवों को पूरी तन्मयता से जीने की बात है। इस विचार को आत्मपरिचय की विरोधी भाव योजना से भी जोड़ा जा सकता है। यानी मधुशाला में जीवन को रस की तरह ग्रहण करने का विचार है, और आत्मपरिचय में जीवन के भीतर साथ साथ चलने वाले भावों का स्वीकार। दोनों जगह जीवन एक रंगी नहीं है। सही पकड़ा। अब मिनी रिकैप। उमर खयाम का प्रभाव, मधुशाला का प्रतीकात्मक संसार, कविता का प्याला और हालावादी दर्शन। इन चार बिंदुओं को एक उत्तर में जोड़ोगे तो एक्सप्लेनेशन मजबूत बनेगी। एडजी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स पर सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करते हुए खुद से पूछ सकते हो कि प्रतीक का लिटरल अर्थ और भावार्थ कैसे अलग हैं। अब हम एपिसोड के सबसे भावपूर्ण हिस्से में आ रहे हैं, आत्मपरिचय। सबसे पहले शीर्षक पर सोचो। आत्मपरिचय का अर्थ केवल नाम, जन्म स्थान या पेशा बताना नहीं है। यहाँ कवि अपने भीतर और दुनिया के साथ अपने संबंधों का परिचय देता है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन। कविता का वक्ता कहता है कि वह जग जीवन का भार लिए फिरता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता है। ये पहली बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति है। एक ओर संसार का भार, दूसरी ओर जीवन का प्रेम। एग्जाम में द्वंद्वात्मकता या विरोधों का सामंजस्य केंद्रीय कीवर्ड है। एक सेकेंड, यहाँ स्टूडेंट पूछ सकता है कि अगर जीवन का भार है तो प्यार कैसे बचा हुआ है? यही तो कविता की गहराई है। कवि कठिनाइयों से दबा हुआ है, लेकिन प्रेम से खाली नहीं। वह दुख को स्वीकार करता है, फिर भी जीवन से संबंध नहीं तोड़ता। अगली पंक्तियों में सांसों के दो तार का बिंब आता है। सोर्स में बताया गया है कि किसी के स्पर्श से झकझोरे गए तारों की तरह कवि अपनी सांसों के दो तार लिए फिरता है। इसे संवेदनशीलता और भीतर के कंपन के भाव से समझ सकते हैं। शब्दशः अर्थ से अधिक भाव संबंध पकड़ना जरूरी है। अब दूसरी भाव स्थिति। कवि कहता है कि वह स्नेह सुरा का पान करता है और जग का ध्यान नहीं करता, जबकि जग उन लोगों को पूछ रहा है जो जग की गाते हैं। यहाँ कवि अपने मन के गान को प्राथमिकता देता है। वह अपनी आंतरिक अनुभूति को बाहरी प्रशंसा से ऊपर। लेकिन इसे समाज से पूरी तरह अलगाव न समझना। पूरी कविता का व्यापक अर्थ बताता है
कि मनुष्य दुनिया से कटकर रह ही नहीं सकता। कवि का अपने मन का गान करना आत्मसत्य की खोज है, न कि समाज के अस्तित्व का इनकार। यही सूक्ष्मता उत्तर को मिच्योर बनाती है। तीसरे हिस्से में कवि निज उर के उद्गार और उपहार लिए फिरता है। उसे अपूर्ण संसार नहीं भाता, इसलिए वह स्वप्नों का संसार लिए चलता है। यहाँ स्वप्न पलायन की तरह लिखना जल्दबाजी होगी। सोर्स इसे कवि की संवेदनशीलता और जीवन की जटिलताओं को अपने ढंग हाँ, और अपूर्ण संसार का अनुभव कवि को कल्पना की ओर ले जाता है। वह बाहरी दुनिया की कमियों को देखकर अपने भीतर के स्वप्नों को संभालता है। इस तरह कविता में यथार्थ और स्वप्न दोनों उपस्थित है। एक और अपूर्णता की पहचान, दूसरी ओर बेहतर या अर्थपूर्ण संसार की आकांक्षा। अब अगला विरोध देखो। कवि हृदय में अग्नि धारण करता है और सुख दुख दोनों में मग्न रहता है। जब भवसागर तरने के लिए नाव बनाता है, पर कवि भव की मौजों पर मस्त बहता है। यहाँ वह जीवन को केवल पार कर जाने की समस्या नहीं मानता, बल्कि उसकी लहरों में अनुभव करता है। इस स्टैंजा को लिखते समय दो बातें जोड़ना। पहली, कवि के भीतर संघर्ष और ऊर्जा का संकेत अग्नि से मिलता है। दूसरी, सुख और दुख दोनों को स्वीकार करने की उसकी क्षमता दिखाई देती है। भवसागर की नाव और भव मौजों पर बहने का कॉन्ट्रास्ट जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण को सामने लाता है। अब अंतिम बड़े भाव संयोजन पर आते हैं। यौवन का उन्माद और अवसाद। बाहर से हंसाने वाली कोई बात भीतर रुलाती है और कवि किसी की याद लिए फिरता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, क्या बाहर की हंसी और भीतर का रोना एक दूसरे को कैंसिल करते हैं? नहीं, वे साथ साथ मौजूद हैं। यही विरोधों का सामंजस्य है। कवि का व्यक्तित्व केवल उन्माद या केवल अवसाद नहीं, दोनों का अनुभव है। सोर्स के सार में इसे उन्माद में अवसाद, रोवन में राग और शीतल वाणी में आग के रूप में समझाया गया है। इन्हें विरोधाभासी युग्मों की तरह याद रखो। और दुनिया से कवि का संबंध भी इसी तरह मिक्स्ड है। समाज का नाता खट्टा मीठा है। दुनिया व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से कष्ट दे सकती है, लेकिन मनुष्य दुनिया से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि परिवेश ही उसकी अस्मिता और पहचान का स्रोत है। यहीं आत्मपरिचय का सामाजिक आयाम खुलता है। कवि अपने बारे में बोलते हुए दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक और विरोधात्मक संबंधों का मर्म भी खोलता है। वह दुनिया से प्रेम करता है, उससे संघर्ष भी करता है, उससे दुखी भी होता है और फिर भी उसी से अपनी पहचान पाता है। इसे प्रीति कलह का संबंध कहा गया है। चलो कुछ की फ्रेजेस साफ कर लें। जग, जीवन का भार, संसार और उसके अनुभवों की जिम्मेदारी या दाव का भाव देता है। जीवन में प्यार उसी संसार से जुड़ी आत्मीयता दिखाता है। निज उर के उद्गार, हृदय की अपनी भावना है। स्वप्नों का संसार, स्नेह सुरा को प्रेम के नशे या स्नेह से मिलने वाले भावानुभव के प्रतीक के रूप में समझो। भवसागर जीवन की कठिन और विस्तृत यात्रा का संकेत देता है। भव मौजें उसी जीवन की उठती गिरती लहरें हैं और प्रीति कला प्रेम तथा संघर्ष के मिले-जुले संबंध को व्यक्त करता है। एक सेटल पॉइंट कविता में बार बार लिए फिरता हूं आता है। इससे क्या प्रभाव बनता है? इस रिपीटेशन से कवि के अनुभव का निरंतर साथ बने रहने का भाव आता है। वह भार, प्यार, उद्गार, स्वप्न, अग्नि, उन्माद, अवसाद और याद सबको अपने साथ लेकर चलता है। ये दोहराव कविता की लय को भी सहारा देता है और आत्मपरिचय को एक निरंतर यात्रा जैसा बनाता है। अब एक्टिव रिकॉल राउंड। पहला प्रश्न, बच्चन की भाषा को किन 3 या 4 विशेषणों से समझाओगे? दूसरा, व्यक्तिगत अनुभवों को कविता में बदलने की उनकी विशेषता लोकप्रियता से कैसे जुड़ती है? पहले दोनों के उत्तर मन में बनाओ, फिर आगे सुनो। संभावित उत्तर है सीधी सादी, जीवंत, संवेदनात्मक और गेय भाषा। व्यक्तिगत अनुभवों की सहज अनुभूति को ईमानदार अभिव्यक्ति मिलने से पाठक अपने जीवन और भावनाओं को कविता में पहचान पाता है। इसलिए बच्चन की कविता जनसामान्य के अंतर्मन से जुड़ती है और लोकप्रिय बनती है। दूसरा, रिकॉल राउंड। हालावादी दर्शन में जीवन, दुनिया, कल्पना और कविता के प्रतीकात्मक संबंध क्या है? 4 शब्दों को 4 भूमिकाओं से मिलाओ। जीवन मधुकलश है, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी और कविता प्याला।
कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट माना गया है। कड़वे खट्टे अनुभवों को सहजता से स्वीकार करने पर सौंदर्य बोध विकसित होता है। यही हालावादी दर्शन का एग्जाम रेडी सार है। तीसरा रिकॉल, आत्म परिचय में कवि के जीवन को किन विरोधी भावों के मेल से समझाया गया है? कम से कम 3 युग्म याद करो। उन्माद में अवसाद, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। इसके अलावा जीवन का भार और प्यार, अपूर्ण संसार और स्वप्नों का संसार, सुख और दुख भी साथ आते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कवि किसी एक भाव को चुनकर दूसरे को मिटाता नहीं, बल्कि दोनों को अपने व्यक्तित्व में धारण करता है। अब कॉमन मिस्टेक चेक। क्या आत्म परिचय का कवि दुनिया से पूरी तरह अलग और निरपेक्ष है? नहीं, वह दुनिया से दुखी और विरोध में हो सकता है, पर उससे कटकर नहीं रह सकता। उसका परिवेश ही उसकी अस्मिता और पहचान का स्रोत है। इसलिए सही उत्तर में दुनिया के साथ द्वंद्वात्मक, विरोधात्मक और प्रीति कला वाले संबंध का उल्लेख करो। यही नुआंस मार्क्स दिला सकता है। एग्जाम आंसर लिखने का प्रैक्टिकल तरीका बताओ। अगर प्रश्न हो कि बच्चन की काव्य शैली की विशेषताएं लिखिए, तो पहले भाषा लिखो, फिर गेयता, फिर व्यक्तिगत अनुभवों की ईमानदार अभिव्यक्ति और अंत में लोकप्रियता का कारण। 4 छोटे जुड़े हुए पॉइंट्स बनाओ, केवल विशेषणों की। अगर प्रश्न मधुशाला के दर्शन पर हो तो उत्तर की शुरुआत प्रतीक व्यवस्था से करो। जीवन मधुकलश, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी और कविता प्याला। फिर कड़वे खट्टे अनुभवों को स्वीकार करने और सौंदर्य बोध विकसित होने की बात लिखो। अंत में इसे हालावादी दर्शन का नाम दो। और आत्म परिचय पर उत्तर। आत्मपरिचय के उत्तर में कवि का आत्मबोध और दुनिया से उसका संबंध दोनों लिखो। फिर विरोधों के उदाहरण दो, भार और प्यार, सुख और दुख, उन्माद और अवसाद, रोदन और राग। निष्कर्ष में लिखो कि कवि का जीवन विरोधों का सामंजस्य है और दुनिया से उसका संबंध प्रीति कला का है। यहाँ एक और आंसर राइटिंग टिप। कविता की पंक्तियां याद हो तो सीमित और सटीक रूप से भाव समझाने के लिए उपयोग करो, लेकिन केवल पंक्ति लिखकर व्याख्या अधूरी मत छोड़ो। पहले भाव बताओ, फिर पंक्ति या फ्रेज से उसका संकेत दिखाओ और अंत में कवि के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पहले जीवन परिचय। जन्म 1907 इलाहाबाद, निधन 2003 मुंबई। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी से संबंध और बाद में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ। पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। दूसरा, काव्य शैली। छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी, जीवंत और संवेदनात्मक गेय भाषा। तीसरा, व्यक्तिगत अनुभूतियों की ईमानदार अभिव्यक्ति। चौथा, निजी भावनाओं के साथ सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण। यही 4 बातें बच्चन की साहित्य। पांचवा, प्रमुख रचनाएं कई रूपों में है। काव्य संग्रह, आत्मकथा, अनुवाद और डायरी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण जैसे नाम याद रखो। लेकिन साथ में क्या भूलूं क्या याद करूं, दशद्वार से सोपान तक, हैमलेट, मैकबेथ और प्रवासी की डायरी जैसी विविधता भी समझो। छठा, हालावादी दर्शन। जीवन मधुकलश, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी और कविता प्याला। जीवन के मीठे ही नहीं, कड़वे खट्टे अनुभवों को भी तन्मयता से स्वीकार करना सौंदर्य बोध की ओर ले जाता है। कॉमन मिस्टेक फिर से, इसे केवल वास्तविक शाप के अर्थ में सी। सातवां, आत्मपरिचय। कवि अपने भीतर के उद्गार, स्वप्न, अग्नि, सुख दुख, उन्माद, अवसाद और याद को साथ लेकर चलता है। वह दुनिया से प्रेम भी करता है और संघर्ष भी। अपने को जानना कठिन है और आत्मपरिचय देते हुए वह दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म खोलता है। अब फाइनल चैलेंज तुम्हारे लिए। नोटबुक में बिना देखे 4 हेडिंग्स लिखो। जीवन परिचय, काव्य शैली, हालावादी दर्शन और आत्म परिचय। हर हेडिंग के नीचे 2 कीवर्ड्स और एक पूरा वाक्य लिखो। फिर खुद से पूछो, बच्चन की कविता लोकप्रिय क्यों हुई और आत्म परिचय में विरोधों का क्या? अगर कोई डाउट अटक जाए, एडजी में उसे सवालों के जरिए स्टेप बाय स्टेप खोलना या किसी फ्रेंड को पढ़ाकर अपनी समझ टेस्ट करना। आज की सबसे जरूरी बातें।
एक बार फिर बच्चन की सरल, जीवंत और गेय भाषा, व्यक्तिगत अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति, मध्यवर्गीय विक्षुब्ध मन को मिली आवाज, मधुशाला का प्रतीकात्मक हालावादी दर्शन और आत्मपरिचय में विरोधों का सामंजस्य। कॉमन मिस्टेक ये न करना कि सरल भाषा को सतही भाव समझ लो या आत्मपरिचय के कवि को दुनिया से अलग मान लो। अब छोटा नेक्स्ट स्टेप है, 5 मिनट में अपना उत्तर लिखो और हर पैराग्राफ में एक स्पष्ट कीवर्ड रखो। ईडीज के साथ ये रिवीजन यहीं खत्म नहीं, तुम्हारी अगली रिकॉल कोशिश से और मजबूत होगा। मैं गौरव और स्वाति की ओर से तुम्हें शुभकामनाएं। शांत रहो, समझकर पढ़ो और परीक्षा में अपने विचारों को साफ शब्द दो।